हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड 60+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब के बारे में, जिसे हिंदी में क्रिया कहा जाता है। अब इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये हिंदी ग्रामर में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी और इंग्लिश में भी। तो वर्ब होती क्या है आपको पता होगा। वर्ब जो है, द वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और अ स्टेज ऑफ बीइंग। तो वर्ब वे शब्द हैं जिससे काम करना या होना जो है वो स्पष्ट होता है। जैसे काना कौता थी, ये एक्शन है। आई फेल्ट वैट, नूतन वाज अ ग्रेट एक्ट्रेस, तो ये क्या है, ये एग्जिस्टेंस है, ये एक्शन है। कि कान्हा ने चोर को पकड़ा, तो ये जो है फीलिंग है, आई फेल्ट बैड, मुझे बुरा फील हो रहा है। ये जो है वो आपकी फीलिंग इसमें एक्सप्रेस हो रही है। और कान्हा ने चोर को पकड़ा, इसमें क्या है, वो एक्शन है। तो वर्ब क्या है, वर्ब वे शब्द है जिससे काम करना या होना जो है वो स्पष्ट होता है। द वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एज एन एक्शन और स्टेज ऑफ बीइंग। अब बात करते हैं वर्ब की जो टाइप होती है। तो वर्ब आपको पता है, वर्ब 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हिंदी में सकर्मक क्रिया कहा जाता है। इंट्रांसिटिव वर्ब जो है अकर्मक क्रिया। लिंकिंग वर्ब जो होती है वो संयोजक क्रिया होती है। ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब जिन्हें कहा जाता है उन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है। तो अब इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आपको पता होगा ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है, ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है कर्मक क्रिया कौन सी होती है? तो ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। तो ऐसे वर्ब जिनके बाद किसी ऑब्जेक्ट के प्रयोग की आवश्यकता हो उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का क्रम जो होता है, जैसे पूजा टोल्ड लाई, तो पूजा झूठ कहती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। राधा किल्ड द स्नेक, राधा ने एक सांप को मारा, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है ये आपने याद रखना है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का क्रम होता है, ये आपने याद रखना है। किसमें? ट्रांजिटिव वर्ब में, इस कर्मक क्रिया में। अगर हम वर्ब के साथ सब्जेक्ट जोड़कर वट या वोम का प्रश्न पूछे तो उत्तर में कुछ समाप्त हो तो वे वर्ब सदैव ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ये आपने याद रखनी है। जैसे सिया टोल्ड वट अ लाई, तो ये आपने याद रखना है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट वर्ब क्वेश्चन और आंसर ऑब्जेक्ट है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया अभी कि अगर हम वर्ब के साथ सब्जेक्ट जोड़कर वट या वोम का प्रश्न पूछे तो उत्तर में कुछ समाप्त हो तो वे वर्ब सदैव जो होती है वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह कई वाक्यों में ट्रांजिटिव वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग किया गया होता है। इसमें से एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा दूसरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य में प्रयोग की गई क्रिया के लिए यदि वट का प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर के रूप में प्राप्त होने वाला शब्द जो है वो शब्द जो होता है वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होता है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है? वाक्य में प्रयोग की गई क्रिया को यदि टू बूम और फोर बूम किसके लिए प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर के रूप में प्राप्त होने वाला शब्द जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये आपने याद रखना है। जैसे द फादर बॉट हिज चाइल्ड आ टॉय, तो फादर ने, पिता ने अपने बच्चे के लिए एक खिलौना खरीदा। इसमें क्या है, सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये आपने याद रखना है। इसको हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं, यदि वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रयोग करना हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कोई उपयुक्त प्रपोजिशन लगाना पड़ता है। जैसे इसमें बोला गया है कि द फादर बॉट अ टॉय फॉर हिज चाइल्ड, इसमें क्या था,
सब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब थी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था, ए टॉय फॉर, और प्रपोजिशन इनडायरेक्ट जो था वो हिज चाइल्ड था। उसके बाद बात करते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, जिसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। अकर्मक क्रिया में क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, व्हेन द सब्जेक्ट वर्ब डज नॉट एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस वर्ब सब्जेक्ट को अपने लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे उसे इन ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब का क्रम होता है, जैसे द चिल्ड्रन प्लेड। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, जिसे सहायक क्रिया कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। द वर्ब विच सपोर्ट्स अनदर वर्ब, जो वर्ब मुख्य वर्ब के साथ मिलकर टेंस को बनाने में सहायता करे उसे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, इनमें बी हैव डू क्रियाओं की विभिन्न फॉर्म्स का प्रयोग होता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में शुड, आउट, विल, वुड, में, माइट, कैन, कुड आते हैं। ये आपने याद रखना है। और जो नेक्स्ट जो टाइप है वर्ब का वो आपका लिंकिंग वर्ब है, जिसे संयोजक क्रिया कहा जाता है। ए लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स सब्जेक्ट टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, वे क्रिया जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट पूर्वक से जोड़ती है। लिंकिंग वर्ब के बाद लगे ऑब्जेक्ट को ही कॉम्प्लीमेंट वर्ब कहा जाता है। जैसे द स्टॉर्म वाज टेरिबल, गीतिका लुक्स हैप्पी, तनु इज़ ब्यूटीफुल, उमेद उमेद लुक्स हैप्पी। ये भी आपने याद रखना है कि उमेद काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। तो ये किसके एग्जाम्पल है, ये लिंकिंग वर्ब के एग्जाम्पल है, संयोजक क्रिया के। उसी तरह यहाँ इज़ वाज लुक्स लिंकिंग वर्ब है और इनका अर्थ पूरा करने के लिए टेरिबल, हैप्पी और ब्यूटीफुल का पूरक के रूप में प्रयोग हुआ है। अंग्रेजी भाषा में वी सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला लिंकिंग वर्ब है, ये आपने याद रखना है। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो लिंकिंग वर्ब है वो वी है, ये आपने देखा होगा। उसी तरह इसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर, इज़, बीइंग, बीन, विल बी, हैज़ बी, मस्ट हैव बीन, एटसेट्रा। तो ये आपने याद रखना है। कुछ अन्य लिंकिंग वर्ब जो है वो निम्न प्रकार से हैं, अपीयर हो गया, साउंड्स हो गया, सीम हो गया, फील हो गया, स्मेल हो गया, ग्रो हो गया, रिमेन, एटसेट्रा जो है ये आपके कौन से एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है, ये आपके लिंकिंग वर्ब के एग्जाम्पल है। तो ये तो हमने लिंकिंग वर्ब के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स के बारे में, जिन्हें हिंदी में विशेषण कहा जाता है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, किसी नाउन, संज्ञा व प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है, उन्हें विशेषण कहा जाता है। यानी कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। और एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे शी इज़ रिच, ही ओन्स अ बिग हाउस। इन वाक्यों में रिच, बिग का प्रयोग दिए गए नाउन व प्रोनाउंस की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये एडजेक्टिव्स हैं, ये आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। विशेषण के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण। तो जो एडजेक्टिव्स व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन से बनाया गया हो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे अमेरिकन, चाइनीज़, जापानीज़, इंडियन। जैसे द ऑस्ट्रेलियन टीम वॉन द मैच, तो ये क्या है, ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है, ये आपने याद रखना है। तो ऐसे जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाया गया उसे व्यक्तिवाचक विशेषण यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। उसी तरह गुणवाचक विशेषण कौन सा होता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जो शब्द हमें नाउन व प्रोनाउन के गुण दोष का यानी कि बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे बैड, गुड, रेड, येलो, काइंड, शॉर्ट, लॉन्ग, एटसेट्रा। जैसे माई मदर इज़ अ काइंड लेडी, ये आपने याद रखना है, ये एग्जाम्पल है किसका, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का है। नेक्स्ट जो है वो आपका है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, सॉरी, ये जो गुणवाचक जो है इसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, जबकि परिमाणवाचक को क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। तो जो शब्द किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की माप तोल संबंधी विशेषता की ओर इंगित करे उसे परिमाणवाचक विशेषण यानी कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे एनी हो गया, सम, लिटिल, मच, ऑल, इनफ, सफिशेंट, नन, मोस्ट, एटसेट्रा। ये जो है वो आपके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल है।
अगला है आपका संख्यावाचक विशेषण जिसे कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव जो है ये कौन से होते हैं? जो शब्द किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की संख्या संबंधी विशेषता को दर्शाए उसे न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स यानी कि निश्चित संख्या या क्रमवाचक विशेषण। जो नाउन्स या प्रोनाउंस की निश्चित संख्या या क्रम का ज्ञान करवाए उन्हें डेफिनेट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स कहते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एटसेट्रा। यानी कि शी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स क्या होते हैं? इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं, जैसे अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले एडजेक्टिव जो होते हैं वो इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स होते हैं, जैसे ऑल, सम, मैनी, इनफ, सेवरल एटसेट्रा। मैनी टाइगर्स आर किल्ड। कुछ एडजेक्टिव्स को नंबर व दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे ही हैड सम राइस, ही हैड सम ग्रेन्स ऑफ राइस, ही डिड नॉट हैव एनी राइस। तो ये क्वांटिटी है, ही डिड नॉट हैव एनी ग्रेन्स ऑफ राइस, ये नंबर है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? तो ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के समूह में प्रत्येक या एक का बोध कराने वाले एडजेक्टिव जो होते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, जैसे ईच, एवरी, नाइदर, आइदर। ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? संकेतवाचक विशेषण कौन से होते हैं? नाउन्स या प्रोनाउंस की ओर इंगित करने वाले एडजेक्टिव्स को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करे उसे डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे दिस शर्ट इज ब्लू, सम मोर एग्जाम्पल्स आर दीज, दूज, सच, द सेम एटसेट्रा। अगला है इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? अनिश्चित संकेतवाचक विशेषण कौन से होते हैं? अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर पॉइंट आउट करने वाले एडजेक्टिव को इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यू कैन मेक एनी पेन यू लाइक। उसी तरह इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं, जो विशेषण किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के संबंध में प्रश्न पूछता है उसे इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ये आपने याद रखना है, जैसे व्हाट, विच, हुज, विच पेन डू यू वांट टू बाय, व्हाट बुक्स डू यू वांट टू रीड। तो ये जो है वो आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। अगला जो टाइप है एडजेक्टिव का वो आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है, जिसे संबंध अधिकार बोधक विशेषण कहा जाता है। स्वामित्व अधिकार का बोध कराने वाले एडजेक्टिव्स को पोसेसिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। ये हमेशा नाउन के पहले प्रयुक्त होते हैं, जैसे माई, अवर, हिज, हर, इट्स, देयर एटसेट्रा। दिस इज़ योर बुक, दीज आर हिज सिस्टर्स। तो ये आपने याद रखना है, ये आपके पोजेसिव एडजेक्टिव यानी कि संबंध बोधक विशेषण है, ये आपने याद रखना है। इनको हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको दोनों हिंदी और इंग्लिश सेक्शंस में ये जो टॉपिक्स हैं वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हों। यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में तो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। इसी के लिए हम इसको बाइलिंगुअल डिस्कस कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। उसके बाद बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कौन से होते हैं? विस्मयाद बोधक विशेषण कौन से होते हैं? जो किसी विशेषण का प्रयोग जब आश्चर्य के भाव का बोध करने के लिए होता है उसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहा जाता है, जैसे व्हाट रबिश इज दिस, व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज़। उसी तरह इम्फेजिंग एडजेक्टिव जो होते हैं दबाव बोधक विशेषण कौन से होते हैं? किसी पोजेसिव एडजेक्टिव का वल सहित उच्चारण करने के लिए नाउन से पहले प्राय ऑन या वेरी का प्रयोग होता है, जिन्हें इम्फेजिक एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे आई सा हर इन द मार्केट विद माई ओन आइस। तो ये आपने याद रखना है, ये आपका इम्फेजिंग एडजेक्टिव यानी कि दबाव बोधक विशेषण का ये एग्जाम्पल है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नाउन एंड द जेंडर। इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जेंडर लिंग, जिसे जेंडर को लिंग कहा जाता है हिंदी में, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज नोन एज जेंडर्स। उन्हें जेंडर कहा जाता है। वे संज्ञा शब्द जो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का बोध कराए उसे लिंग कहते हैं। अब इसके जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये आपने याद रखना है। तो नाउन एंड द जेंडर के बारे में डिस्कस किया हमने कि द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज नोन एज जेंडर्स, यानी कि वे संज्ञा शब्द जो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का बोध कराते हैं उसे लिंग कहते हैं। अब इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं?
सबसे पहले आता है आपका मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होते हैं? द नाउन विच रेफर्स टू मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, जैसे बॉय, फादर, ब्रदर एटसेट्रा, ये आपके मैस्कुलिन जेंडर हैं। फेमिनिन जेंडर कौन से होते हैं? द नाउन विच रेफर्स टू अ फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर, यानी कि जैसे गर्ल, मदर, सिस्टर एटसेट्रा, ये आपके फेमिनिन जेंडर हो गया। उसी तरह कॉमन जेंडर के बारे में बात करते हैं। कॉमन जेंडर क्या होते हैं? द नॉन विच डज नॉट स्पेशली द सेक्स बट ओनली इंडिकेट्स अ ऑन लाइनिंग थिंग इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, जैसे इजी मतलब एग्जांपल इसके स्टूडेंट हो गया, प्रोफेसर हो गया, बेबी हो गया एटसेट्रा, ये आपके कॉमन जेंडर के एग्जांपल है। उसी तरह न्यूट्रल जेंडर क्या होते हैं? द नॉन विच रेफर्स टू अ नॉन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग विद लाइफ इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर, जैसे इसके एग्जांपल हो गए ट्री, पेन, टेबल, इनपोर्ट, चेयर हो गया, ये जो है वो आपके न्यूट्रल जेंडर है। तो ये आपने याद रखना है, ये किसके टाइप्स हैं? ये जेंडर के टाइप्स हैं। मैस्कुलिन जेंडर हो गया, फेमिनिन जेंडर हो गया, फेमाइनिन जेंडर हो गया, कॉमन जेंडर हो गया, न्यूट्रल जेंडर जो हो गया, ये आपके 4 टाइप्स हैं जेंडर के। तो ये आपने याद रखना है। द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज नोन एज जेंडर्स, यानी कि वे संज्ञा शब्द जो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहा जाता है, जेंडर उन्हें कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं लास्ट जो टॉपिक है इस वीडियो का, डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? तो डिटरमाइनर्स जो बेस शब्द होते हैं जो संज्ञा के अर्थ को स्पष्ट या सीमित करते हैं। डिटरमाइनर्स के प्रकार होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आता है आपका आर्टिकल्स ए एंड दी। ए एंड दा जो है वो आपके आर्टिकल्स हैं, ये वो डिटरमाइनर्स होते हैं जो संज्ञा को विशिष्टता प्रदान करते हैं। उसी तरह पोजेसिव कौन से होते हैं? माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स एटसेट्रा, ये वो डिटरमाइनर्स होते हैं जो संज्ञा के साथ अधिकार या पोजेशन का संबंध दर्शाते हैं। थर्ड है न्यूमरल्स। न्यूमरल्स में क्या होता है? 1, 2, फर्स्ट, सेकंड, ये वो डिटरमाइनर्स होते हैं जो संज्ञा की संख्या को इंगित करते हैं। क्वांटिटेटिव जो होते हैं वो ऑल, एनी, लिटिल, अ लिटिल, मच, समिट, ये डिटरमाइनर्स मात्रा या स्तर की ओर संकेत करते हैं, ये आपने याद रखना है। डेमोन्स्ट्रेटिव जो होते हैं वो आपके दिस, दैट, दीज, दूज, ये डिटरमाइनर संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो उसकी तरफ ध्यान दिलाते हैं। और डिटरमाइनर्स का जो प्रयोग होता है वो आर्टिकल्स मान्यता नाउन के पहले प्रयुक्त होने वाले ये डिटरमाइनर्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन हो गया, और डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो आपका दा हो गया। इंडेफिनेट आर्टिकल, इन्हें इंडेफिनेट आर्टिकल्स इसलिए कहा जाता है कि जब इसका प्रयोग जिस नॉन के पहले किया जाता है उसे अनिश्चितता या यूनिवर्सिटी प्रदान करते हैं, जैसे आई मेट एन ओल्ड मैन, देयर वाज अ क्यून, यहाँ एन व ए ओल्ड मैन और क्यून की पोजीशन को इंडेफिनेट बनाते हैं, ये आपने याद रखना है। द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स ए एंड दी का उपयोग कहाँ होता है? इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन का जो प्रयोग है वो किसी एक वचन संख्यात्मक संज्ञा के पहले किया जाता है या केवल गिने जा सकने वाले नॉन्स के साथ के प्रयोग में लाए जाते हैं। उसी तरह ए इज़ यूज्ड, ए का यूज़ कहाँ होता है? ए का प्रयोग किसी व्यंजन अथवा व्यंजनों की भांति बोले जाने वाले उच्चारित होने वाले संख्या के पूर्व क्रिया में किया जाता है, जैसे ए डॉग, ए गर्ल, ए हावर्स, ए कैट, ए वॉल, ए बॉय, ए एयर, ए पेन, ए टेबल, ए मंथ एटसेट्रा, तो ये आपने याद रखना है। उसी तरह एन का जो यूज़ होता है उस सिंगुलर नाउन से पहले जो किसी स्वर से प्रारंभ हो और वोवल के साउंड से जिसका उच्चारण हो, जैसे एन का प्रयोग किया जाता है। एन एग, एन एप्पल, एन ऑरेंज हो गया, ये आपने याद रखना है। एन आर्मी हो गया, एन अम्ब्रेला हो गया, एन इंडियन हो गया, एन एलिफेंट हो गया, एन इडियट हो गया, एन इमरजेंसी एटसेट्रा हो गया। तो ये तो हमने डिटरमाइनर्स के बारे में भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे डिटरमाइनर्स के बारे में बात की, उसके बाद हमने नॉन एंड द जेंडर के बारे में बात की, उसके बाद हमने डिस्कस किया एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में डिटेल में डिस्कस किया और सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो हमने वर्ब के बारे में डिस्कस किया था, क्रिया के बारे में डिस्कस किया था। ये हमने बाइलिंगुअल ही डिस्कस किए थे ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में HPBAD एंट्रेंस में ये दोनों हिंदी सेक्शंस में भी ये आपको टॉपिक हेल्पफुल साबित होंगे और इंग्लिश सेक्शन में भी ये आपको हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप HPBAD एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPBAD एंट्रेंस के रिलेटेड 60+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स
आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वहाँ पर आपको नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, एचपीजी के हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी को जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम पर मुझे वीडियो कंटेंट को लेकर सजेशंस वगैरह देना चाहते हो तो वहाँ पर आप दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।